एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर है। विधायक अब्बास अंसारी को अब प्रयागराज कोर्ट में ही पेश किया जाएगा। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जा सकता है अब्बास अंसारी को। 5 दिनों का कस्टडी रिमांड मांग सकती है ईडी की टीम। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। प्रयागराज की कोर्ट में अब्बास अंसारी के कई वकील इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अब्बास अंसारी पिछले करीब 25 घंटों से प्रयागराज के ईडी दफ्तर में है। सीधा आपको प्रयागराज ही ले चलते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं मोहम्मद मोइन से, जो कि वहां के घटनाक्रम पर बहुत करीबी नजर रखे हुए हैं, बल्कि वही मौजूद हैं। उन्हीं के पास चलेंगे। मोइन, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया सकता है, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी हमारे पास थी उसमें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने की बात आ रही थी, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो इस बारे में और विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विधायक अब्बास अंसारी को लेकर अब ये साफ हो गया है कि उसे प्रयागराज की ही अदालत में पेश किया जाएगा। प्रयागराज में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में ईडी दफ्तर में ही, जहां आप देख सकते हैं कि ईडी के साथ साथ पुलिस की गाड़ियां हैं। और अब से 5 मिनट पहले ईडी के जो वकील हैं वो यहां पर आ चुके हैं। और जैसा मैंने पहले जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि ईडी की पूरी तैयारी है कि जब पेश किया जाए अब्बास अंसारी को कोर्ट में, तो कोर्ट में इस बात की भी गुहार लगाई जाए कि अब्बास अंसारी को कम से कम 5 दिनों की कस्टडी रिमांड में दिया जाए। 5 दिनों की कस्टडी रिमांड कम से कम चाहती है ईडी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट कितने दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर करती है। और एक अहम जानकारी आपको और दे दें कि इस वक्त जो है वो अब्बास अंसारी के परिवार का कोई सदस्य प्रयागराज में मौजूद नहीं है। कल उनके चाचा अफजाल अंसारी, जो कि बीएसपी के सांसद हैं, वो अब्बास अंसारी के साथ आए हुए थे, एक जगह पर रुके हुए थे, लेकिन शाम 6 बजे के करीब ही वो प्रयागराज से गाजीपुर चले गए थे। और रात 8 बजे के बाद यहां पर पुलिस को फोर्स बुला ली गई थी। और उसी के बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की जा सकती है। तो प्रयागराज में ईडी दफ्तर में इस वक्त कोई हलचल नहीं है। पूरा जो दफ्तर है वो छावनी में तब्दील है। और अब से कुछ देर पहले जो है वो अब्बास अंसारी का एक सहयोगी उनके लिए साबुन, मंजन और ब्रश लेकर के अंदर गया है। इससे इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि तकरीबन कम से कम 1 घंटे का वक्त और लगेगा यहां से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के लिए। और अब यह लगभग साफ हो गया है कि लखनऊ में पेशी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि प्रयागराज से लखनऊ की दूरी तकरीबन 4 घंटे की है और आज पेशी वहां संभव नहीं होगी। इस वजह से अब लगभग ये साफ हो चुका है कि पेशी जो है अब्बास अंसारी की वो प्रयागराज की कोर्ट में कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पेशी होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट है उसको इस बात का अधिकार है कि वो ईडी से जुड़े हुए मामलों में सुनवाई कर सकती है, रिमांड दे सकती है, वारंट इशू कर सकती है। तो अब लगभग ये साफ हो गया है कि अब्बास अंसारी की पेशी प्रयागराज कोर्ट में होगी। और दोपहर के बाद जो है ईडी की टीम सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अब्बास अंसारी को कोर्ट में ले जाएगी। और वो कल रात को अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया गया था, लेकिन हो सकता है कि आज कोर्ट में पेश करने से पहले एक बार फिर से मेडिकल कराया जाए अब्बास अंसारी का, और मेडिकल कराए जाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाए। दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के जो वकील हैं वो भी देखिए यहाँ ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। मोहम्मद फारूक हैं, ये अब्बास अंसारी के वकील हैं। ये बताइए कि ईडी जो है वो अब्बास अंसारी को कस्टडी रिमांड में लेने की तैयारी में है। कम से कम 5 दिनों की कस्टडी मांगेगी। और कोर्ट में आप लोगों की तरफ से किन आधारों पर जो है इसका अपोज किया जाएगा, विरोध किया जाएगा? पूरी तरीके से हम इस रिमांड का विरोध करेंगे। और अपना वकील, अगर इस पे अदालत सहमत नहीं होती तो अपना वकील हम रखेंगे वहाँ पे साथ में। क्या दलीलें आप देंगे कि क्यों ईडी को कस्टडी रिमांड ना दी जाए? दलील तो होगी डॉक्यूमेंट। अब जब हमें दस्तयाब हो गए तो डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही हम उस पर दलील देंगे। अभी तो कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई कागज अभी हमने मिले नहीं। उन लोगों को क्या दिखाया है? क्या आपकी कल जब सुबह 11 बजे के करीब अब्बास अंसारी ईडी दफ्तर आ गए, तो उसके बाद से आपकी अब्बास से कोई मुलाकात हो पाई? नहीं, किसी अधिकारी ने, हमने कोशिश की, पुलिस के आला अधिकारियों से बात की, ईडी के अधिकारियों से बात, लेकिन मिलने नहीं दिया हमको। आपको मिलने नहीं दिया? जी, मिलने नहीं दिया। तो जमानत के बजाय आपका फोकस इस बात का है कि अब्बास को कस्टडी रिमांड पर ना दिया जाए? जी, अब्बास अंसारी को कस्टडी रिमांड का पुरजोर हम विरोध करेंगे। कि रिमांड किस बात का, जब 24 घंटे से पूछताछ चले, अब किस बात का रिमांड? सारी पूछताछ तो जो भी है पूछ लिया आपने, अब रिमांड किस बात का लेंगे?
तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है राजेंद्र जी कि अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी जो है वो तेज हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि अभी वक्त लग सकता है यहाँ ईडी दफ्तर से कोर्ट ले जाने के दौरान जो है, चूंकि दिन के वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, इसलिए जो ईडी है, जो पुलिस के लोग हैं, वो ये चाहेंगे कि शाम के वक्त कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए ताकि तब तक भीड़ जो है कम हो जाए। तो जो सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए गए हैं, उस इंतजामों में किसी तरीके की सेंधमारी ना हो सके, इस बात की कवायद होगी ईडी की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी। बहरहाल अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी को अगर रिमांड मिलती है तो निश्चित तौर पर कम से कम 3 दिन की रिमांड ईडी को मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, इसका अनुमान किया जा सकता है कि 5 दिन की ईडी अगर रिमांड मांग रही है, कस्टडी रिमांड, तो हो सकता है कि अदालत उतनी अवधि पर सहमत ना हो, लेकिन कस्टडी रिमांड ईडी को दी जा सकती है। वहीं जो वकील साहब से आपने बात की, जो अब्बास अंसारी के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब कस्टडी किस बात की, जब 24 घंटे से आप लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। तो पक्ष बहुत हद तक आपने स्पष्ट कर दिए। मोइन, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में डेंगू के बढ़ते मामलों पर एक्शन में आ गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम बैठक उन्होंने डेंगू पर की है। नोडल अफसरों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने, और डेंगू के हालात पर नजर रखने के भी निर्देश हैं। सभी नगर निगम और स्थानीय निकाय में विशेष अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री की जानिब से, और मिशन मोड में डॉक्टर और दवाओं की उपलब्धता बरकरार रखने के आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। अस्पताल पहुंचे मरीज का उपचार करने के भी निर्देश है मुख्यमंत्री की ओर से। तो डेंगू का जो बढ़ता हुआ विषय है, जो गंभीरता है, उसको देखकर मुख्यमंत्री भी एक्शन में आ गए हैं। निर्देश मिशन मोड में रहने के अधिकारियों को भी और डॉक्टर्स को भी, और जो भी मरीज अस्पताल पहुंचे उनका उपचार किया जाए समुचित रूप से, सारी सुविधाओं के साथ सफाई रखी जाए, एंटी लार्वा स्प्रे डाले जाएं, एंटी लार्वा स्प्रे जो है वो बड़े पैमाने पर उसका छिड़काव किया जाए, फॉगिंग की जाए ताकि मच्छरों का जो प्रकोप है उसको नियंत्रित किया जा सके, और इस तरीके से विशेष अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। एक बड़ी अपडेट दिल्ली से। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 5 दिसंबर को इन दोनों ही स्थानों पर, मैनपुरी लोकसभा के लिए और रामपुर की विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा, वोटिंग होगी, और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई। आजम खां की सदस्यता जाने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई। बड़ी खबर। आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएं इस उपचुनाव से जुड़े हुए रामपुर और मैनपुरी के बारे में। तारीख का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया है रामपुर सदर सीट पर, और 5 दिसंबर को चुनाव होगा रामपुर सदर सीट पर। आजम खां वहां से एमएलए थे, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों उनकी सदस्यता चली गई, और उनकी सदस्यता जाने के बाद चुनाव आयोग ने यहां पर रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई, और वहां भी उपचुनाव की घोषणा हुई है। वहां भी 5 दिसंबर को ही चुनाव आयोग ने मतदान का ऐलान किया है, यानी कि वोटिंग होगी, और 8 दिसंबर को इस उपचुनाव की, यानी कि रामपुर और मैनपुरी दोनों ही उपचुनाव की मतगणना की जाएगी। 8 दिसंबर को स्वाभाविक तौर पर इसी दिन नतीजे आएंगे। आजम की सदस्यता जाने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं रामपुर में, और ऐसे ही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी। ऐलान हो गया आज उपचुनाव का, बिगुल बज गया। अब देखना यहां पर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प कि समाजवादी पार्टी की ये दोनों सीटें जो अब उपचुनाव में जा रही हैं, यहां पर इस पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे। आजम खां की जगह कौन उम्मीदवार होगा रामपुर सदर सीट पर समाजवादी पार्टी का। क्या उनकी पत्नी तजीन फातिमा हो सकती हैं, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही मैनपुरी लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा समाजवादी पार्टी का, इसको लेकर भी किस्म किस्म के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या शिवपाल यादव
के साथ सुलह होगी अखिलेश यादव की और शिवपाल यादव मैनपुरी का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है, अनुमान लगाए जा रहे हैं राजनीतिक पंडितों के द्वारा। और इस तारीख के ऐलान के साथ एक्शन मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। 12 नवंबर को रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन कराएगा रामपुर में ही। बड़ी खबर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने इस बात की जानकारी दी। लाभार्थियों के सहारे अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी संदेश देने का प्रयास करेगी। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो या न हो लेकिन हमेशा तैयारियों में रहती है, और अगर चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएं तो वो तैयारियां और तेज हो जाती हैं। ये हमने इससे पहले भी देखा है और ये फिर होगा, ये हम सब जानते हैं। क्या आपके पास इनपुट्स हैं भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के बारे में? देखिए, निश्चित रूप से इस समय बिल्कुल एक्शन मोड में बीजेपी फिर से है। और आपको हम बताएं कि इससे पहले जब अभी गोला में उपचुनाव हो रहे थे, उस समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से हमारी मुलाकात हुई थी गोला में। उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा फोकस अब सिर्फ गोला पर नहीं है। ये 31 तारीख की हम आपको बात बता रहे थे, जिस दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी था गोला पर। उन्होंने साफ कहा, भूपेन्द्र चौधरी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, कि हमारी निगाह रामपुर पर भी है, क्योंकि वहां पर भी चुनाव होने हैं। और देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चीजें निकलकर सामने आने लगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जो है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया कि 12 नवंबर को एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है रामपुर में, जिसमें जो अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थी हैं उनको जुटाया जाएगा, उनका सम्मेलन होगा। और देखिए, उनका ये कहना है कि अगर रामपुर की बात की जाए तो लगभग 65% वहां पर जो अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी है, उनका कहना लगभग 65% वहां पर मुस्लिम वोटर है। और अगर जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या देखे तो साफ समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही वहां पर मिला है। और इसको अगर आप देखें तो जो पीछे रामपुर की उपचुनाव हुआ था लोकसभा की सीट का, उसमें भी नतीजे भाजपा के पक्ष में आए, कमल खिला था वहां पर। और अब देखिए, जो आजम खां की सीट है, वहां पर एक बार फिर से सेठमारी की तैयारी भाजपा ने कर ली। और अल्पसंख्यक मोर्चा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया इसके बाद, और वहां पर अपने एक बड़े कार्यक्रम, जिसमें हजारों लोगों की भीड़, जो अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थी है, उनको जुटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहां की जो अल्पसंख्यक मोर्चा की विंग है, उसको एक्टिव कर दिया गया है। और पूरी तरह से खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर बासित अली, वो इन सभी चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और ये बड़ा आयोजन होगा। और जाहिर सी बात है कि इस सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों तक पहुंचने का प्रयास करेगी, जो निर्णायक भूमिका में है रामपुर सदर विधानसभा सीट पर। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ताजा अपडेट आपको दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिसकी दशा को सुधारने में मुख्यमंत्री ने लगातार रुचि ली, तब भी जबकि वो वहां पर सांसद थे, और अब जबकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो इसे और बेहतर देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कर्मभूमि है गोरखपुर। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज उस क्षेत्र का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज और पुराना संस्थान। देखिए आप तस्वीरें लाइव गोरखपुर से। उनके साथ बैठे हुए हैं ठीक उनके दाहिनी ओर स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि जिनके जिम्मे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, और इसीलिए इस मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंचने, शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वहां पर स्वास्थ्य मंत्री भी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, दोनों की उपस्थिति इस कार्यक्रम को अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बना रही है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी, उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, और ये स्वर्ण जयंती समारोह बीआरडी मेडिकल कॉलेज का। तस्वीरें लाइव गोरखपुर से आपकी स्क्रीन पर। देखना होगा कि इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर जब संबोधन देते हैं मुख्यमंत्री, तो किन बिंदुओं पर वो फोकस करते हैं, क्या और देखना चाहते हैं वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज की किन उपलब्धियों का वो जिक्र करते हैं, या किन खामियों पर वो रोशनी डालते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्थिर चित्त उनके बगल में दाहिनी ओर के बैठे हुए, और मुख्यमंत्री के हाथ में कोई कागज, कोई दस्तावेज, जिसको बहुत ध्यान से वो पढ़ भी रहे हैं। और आप देखिए कि स्टेज पर स्वागत गीत गाए जा रहे हैं। बहुत संभव है कि ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज की छात्राएं हों।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।